नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आपसे हमने पहले ही कहा था कि आज 28 अक्टूबर से बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई है इसके ऊपर आपको कंबाइंड वीडियो सीरीज लेकर के आऊँगा। और मैं आज यहाँ पर आपके सामने वीडियो सीरीज लेकर के उपस्थित हो गया हूँ। आज ये पहला वीडियो है बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज है इसके तहत कुल आपका 40 वीडियो आने वाली है। 40 मैं कोशिश करूँगा कि इसे 40 दिन में ही निपटाया जाए। पर डे एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो सीरीज की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये जो आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं इस पे आपको मैसेज करना है। पीडीएफ से संबंधित जानकारी आपको यहीं पर दी जाएगी। और इस पार्टिकुलर सीरीज की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये 40 पीडीएफ जो पहले ही मैं बता दूं पर डे एक एक करके आपको दिया जाएगा। मात्र 35 रुपये में आपको दिया जाएगा। ये 35 रुपये आप ऑनलाइन माध्यम से पे करके इसी व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, बिहार एसएससी दरोगा वाले ग्रुप में, और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। ये 35 रुपया यकीन मानिए मैं 100% गारंटी के साथ बताता हूं कि कहीं अगर आप 500 की कोर्स खरीदेंगे तो इस 500 के कोर्स पे ये 35 रुपया भारी पड़ेगा, जैसा कि आज तक पड़ते आया है। ठीक है, ये कोई फीस नहीं है, एक नाम के लिए कि आपने कोर्स को खरीदा है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले प्रश्नों के साथ पहला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पे, भारत में मुसलमान के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में किया था। ध्यान रहे ये मुस्लिम लीग की अधिवेशन है। ठीक है, जैसा कि आपसे 3 दिन 4 दिन पहले यह जो पहला क्लास हुआ था, क्लास नंबर 7, उसमें मैंने जो डीपी का दिल्ली पुलिस का क्लास 7 है उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि जो असहयोग आंदोलन है इस पे विचार विमर्श के लिए है ना अचानक से कौन से कांग्रेस के अधिवेशन बुलाए गए थे, तो कोलकाता में बुलाए गए थे। ये शेड्यूल में नहीं था, एकाएक बुलाया गया था। और आज के यूपी पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें एक एक बात को। ठीक है, तो ये आपका लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग की बैठक में जो है अलग पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना भी आपसे पूछा जाता है, 1906 में होती है। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था, ये क्वेश्चन विथ डेट आपको याद रखना है क्योंकि आपको 1946 से काम नहीं चलेगा। ये पूछता है कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था, तो आपका आंसर है 16 अगस्त 1946 को। ठीक है भैया, 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक हो गए थे, है ना। आप जानते हैं कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा तो जो भी मिलती जुलती फैक्ट होगी आपको जरूर बताऊंगा, इसीलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है लखनऊ अधिवेशन एक हो गए थे 1916 में। अगर आपसे पूछे कि ये लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे तो आपको बताना है जी अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और इसी अधिवेशन में आपका कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे। सूरत अधिवेशन 1907 में फूट पड़ गई थी, झगड़ा हो गया था, तो दोनों फिर से एक हो गया था। ठीक है भाई, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ, तो 1929 लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहली बार अनौपचारिक जो है झंडा रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। और ये क्वेश्चन इस बार के सीजीएल में भी पूछा गया था। ये जो 26 जनवरी है ये लाहौर अधिवेशन की मांग की डेडलाइन थी, इसी कारण बाद में हमने 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू किया और इसी दिन को जो है तरोताजा किए थे। नहीं तो संविधान तो 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया था, है ना, तो 26 नवंबर को ही लागू कर लेते, लेकिन नहीं किए हमने और 26 जनवरी तक इंतजार किए। ठीक है भैया, इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम कहां पे झंडा फहराया, ये भी आपके एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये लाल किला में फहराया था, लेकिन एग्जामिनर आपसे तेज है तो इन्होंने पूछ लिया था कि लाल किला के किस
गेट से फहराए गए थे? तो आपका आंसर होती है लाहौरी गेट से। देखिए लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, ये सब लाल किला में दिशा के अनुसार गेट है। कश्मीरी गेट जो है ये उत्तर में है, लाहौरी गेट जो है पश्चिम में है। तो सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो लाहौरी गेट से जो है प्रधानमंत्री झंडा फहराने का काम लाल किला के प्राचीर से किए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मैडम भिखाजी कामा जो देश के बाहर सर्वप्रथम तिरंगा झंडा को फहराए थे 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। मैडम रुस्तम भिखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023 शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मैंने आपसे हमेशा एक बात बताया है कि नोबेल अवार्ड जब भी आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले एग्जामिनर चुनता है कि एक आदमी को किस सेक्टर में दिया गया है, इकलौता आदमी को। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे यही नोबेल पुरस्कार आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरी प्रायोरिटी जब होती है कि एक से अधिक आदमी को जब मिला होता है तो आदमी ऑप्शन से कर लेता है, क्योंकि इनमें से सभी या फिर उपयुक्त ए और बी दोनों, है ना। तो आपको देखना है कि किस सेक्टर में इकलौते आदमी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 2023 के लिए शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की बात कही गई है। हालांकि अभी मिला नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम भी 3-4 महीने के बाद होगा, तो इस हिसाब से आपके लिए काम के हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा वर्ष 2023 के लिए शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिले हैं, ये जो नरगिस मोहम्मदी है ये कौन से काम करते हैं? तो ये मानव अधिकार की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते हैं या फिर वकालत करते हैं, संघर्षरत हैं। ठीक है भाई, तो इसके लिए जो है इनको दिया गया है। कई बार ये जेल भी गए हैं। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे गए हैं, हो न हो ये पुस्तक ही आपके एग्जाम में आ जाए। इनका पुस्तक का नाम है व्हाइट टॉर्चर इंटरव्यूज विथ ईरानी वुमेन प्रिजनर्स। ठीक है, ये जो जेल में अत्याचार वगैरह होते हैं कैदी वगैरह के साथ, उनके जो अधिकार की हनन होती है, इसके ऊपर इन्होंने आवाज उठाने का काम किया है। ठीक है, इसी कारण इसे शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया गया है। अब हम आते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 ईस्वी में सर्वप्रथम 5 क्षेत्रों में किया गया था, है ना। बाद में इको को ऐड किया गया 1968 में विचार विमर्श के बाद। 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। तब से लेकर आज तक नोबेल पुरस्कार जो है कुल 5 तो पहले से ही स्टार्ट था 1901 से, और फिर इको आ गया तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। थोड़ी बहुत मोटे मोटे बात ध्यान रखेंगे, किसी एक सेक्टर में एक साल में मैक्सिमम 3 जन को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। जैसे फिजिक्स में अधिक से 3 आदमी को मिलेगा, चौथा आदमी को एक साथ नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो नोबेल का जो इकोनॉमिक्स वाला पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप बात करेंगे स्वीडन के सेंट्रल बैंक। अब देखिए सेंट्रल बैंक कहने का मतलब ये नहीं कि इसका नाम है, जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है आपका इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की सभी शाखा के पुरस्कार की वितरण जो है स्टॉकहोम में किया जाता है, जो नॉर्वे की राजधानी है। लेकिन जो शांति की नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा, है ना, ओस्लो में दिया जाता है, जो नॉर्वे की राजधानी है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में अन्य 5 सेक्टर में दिया जाता है, और शांति की नोबेल पुरस्कार ओस्लो जो नॉर्वे की राजधानी है वहां पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जॉन फोस्से को दिया गया है, जॉन फोस्से को। ठीक है, इससे पहले 2022 के लिए साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार एनी एर्नॉक्स को दिया गया था। तो आपको 22 और 23 दोनों याद रखना है, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ पे आपको एक साल पीछे की भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करेंट की वेटेज कम होती है एग्जाम में, तो ज्यादा स्टैटिक्स फॉर्म पे ध्यान दे। भारत के लिए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ये 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर भारत का नाम रोशन किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है, और ये गुरुदेव की उपाधि MK गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जब महात्मा गांधी के द्वारा गुरुदेव की उपाधि दिया गया तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव के द्वारा दिया गया था, एक दूसरे से एक्सचेंज किए थे। ठीक है भाई, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अन्य भारतीय जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, जैसे विज्ञान के सेक्टर में सर्वप्रथम
प्रथम भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए ये सीवी रमन साहब हैं। इन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार विज्ञान के सेक्टर में प्राप्त किए। इसके अलावा 1969 में हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के इंसान बने। इसके अलावा अभी लेटेस्ट आपका अर्थशास्त्र के सेक्टर में आया था, है ना, और अर्थशास्त्र के सेक्टर में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है भारत के लिए अमर्त्य सेन ने जीता था। तो ये सभी के सभी बात आपको जरूर ध्यान रखना है। मदर टेरेसा को भी मिला है, ये भी भारतीय में ही काउंट होगा क्योंकि मदर टेरेसा के पास भी जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, मदर टेरेसा को 1979 में जो है नोबेल दिया गया था और 1980 में भारत रत्न दिया गया था। मदर टेरेसा का ये पुरस्कार भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा उदयगिरी की गुफा किस राज्य में स्थित है? देखिए उदयगिरी की गुफा उड़ीसा में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। तो जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा क्योंकि दोनों का नाम उदयगिरी की गुफा ही है। ठीक है भाई। इसके अलावा बराबर की गुफा ये बिहार में ही स्थित है, बराबर की गुफा, बराबर की गुफा। इसके अलावा अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये तीनों गुफाएं आपको कहां पे मिलेगी? तो ये महाराष्ट्र के अंदर मिलेगी। इसके अलावा बाघ गुफा, भीमबेटका का गुफा ये कहां पे मिलेगा? तो ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। इसके अलावा चंदा देवी की गुफा ये कहां पे भैया? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है चंदा देवी की गुफा। बराह गुफा कहां है? तमिलनाडु में है। बोरा गुफा कहां है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के एक जगह अरकू घाटी बीपीएससी में पूछा गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, अरकू घाटी भी आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य ये बिहार दरोगा 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अधिकांश बच्चा राजस्थान लगा करके आ गए क्योंकि ये उदयपुर राजस्थान में एक फेमस सिटी है इसीलिए मार दिया, लेकिन इतने एग्जामिनर नहीं है, मतलब इजी वे में आपसे पूछ लेगा भाई। तो ये उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये बिहार में है। तो फिर से अगर पूछे तो बिहार में बाहर मत कर देना राजस्थान जाके, ठीक है भाई, बिहार में है। इसके अलावा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कब कहा था? मैंने बिहार एसएससी सीजीएल 3 की पहली पाली की एग्जाम जो कैंसिल हो गया था इस बार का, उसमें सुभाष चंद्र बोस से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है भाई। तो सुभाष चंद्र बोस से सभी जानकारी आपको ध्यान रखना है, अपने हिसाब से कमर कस के रखना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में विदेशी धरती से कहे थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी यानी गांधी युग की पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, ये पहली बार इनकी विदेश यात्रा नहीं थे क्योंकि आप जानते हैं गांधी जी बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे जो विदेश में ही जाके किए थे। इसके अलावा 1915 में इन्होंने भारत लौटा वापस, है ना। अब अफ्रीका में बहुत सारे राजनीतिक कृत्य किए, जैसे नेटाल कांग्रेस की स्थापना, वहां पर भी जो है काफी सारे राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रहे। लेकिन इंडिया लौटने के बाद सबसे पहले बिहार के धरती चंपारण में 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए और ये सत्याग्रह से जो है काफी लोकप्रियता बटोरे क्योंकि ये सत्याग्रह कामयाब हो गया और वहां पे जो नील की खेती थी, जो दुख दर्द था किसानों का, 3 कठिया पद्धति की भाई 3 भाग में 1 भाग नील की खेती अनिवार्य होगी, इससे छुटकारा मिला था। अब फिर 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए, 1930 में दांडी मार्च चलाए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, 1931 में गांधी इरविन समझौता किए, 1932 में अंबेडकर साहब के साथ पूना पैक्ट किए। ये सब गांधी जी के कुछ प्रमुख कृत्यों में है, जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गुरु चित्तरंजन दास जी थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। चित्तरंजन दास, है ना, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास साहब जो है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे पूछता है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यहाँ पे गुरु की बात हुआ है तो मैं पूरा ही बता दूंगा। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु आपका रामदास तो धार्मिक गुरु हो गए, धार्मिक, है ना, धार्मिक गुरु रामदास थे और राजनीतिक गुरु आपका गुरु कोंडदेव थे, कोंडदेव, ठीक है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम बोलते हैं इसे। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन पर जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है अब इंडिया के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे पट्टाभी सीतारामैया को हरा के, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा
हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम सुने हैं ना, ये भी नेताजी से संबंधित हो गए हैं। इसके अलावा नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र है। ये बंगाली भाषा का जो है आपका मतलब वर्क है, लिखा मतलब किताब है, जो भी कहिए, पत्रिका कहिए या फिर प्रकाशन कहिए, ये बंगाली में दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था। चंपारण सत्याग्रह जो नील की खेती से संबंधित था 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था, जिसके बारे में मैंने अभी अभी महात्मा गांधी को रिलेट करके बताया था, है ना। तो ये जो है ये नील कृषकों पर ही आधारित ये किताब है आपका, है ना, नील दर्पण, ठीक है। इसके अलावा आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वाला, तो ये भी जो इनके भी लेखक कौन है? आपका बंकिम चंद्र चटर्जी भी है, तो ये बात ही ध्यान रखना है। इसके अलावा नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। इंडिया में जो भी शास्त्रीय नृत्य है, जैसे 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो इसकी उत्पत्ति जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ही माने जाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वैसे अगर आप आएंगे पौराणिक कथा के अनुसार देखेंगे तो भगवान शंकर के जो है तांडव से सभी नृत्य का जो है जन्म हुआ है। इसके अलावा अभिनय दर्पण के लेखक कौन है? नंदिकेश्वर। ये भी शास्त्रीय नृत्य की जानकारी आपको टेक्निकली रूप से प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है, और अर्थशास्त्र चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये तीनों एक ही इंसान के नाम है, इनके द्वारा लिखा गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कहिए, अभिभावक कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना धनानंद यानी नंद वंश के अंतिम शासक को हराकर किया था। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं, ये जैन धर्म से संबंधित थे। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, नाबार्ड में ए का पूर्ण रूप क्या है? देखिए नाबार्ड, आप बिहार से जुड़े हैं, आप जानते हैं कि बिहार में मुख्य पेशा जो है आपके कृषि व्यवसायी है, ठीक है भाई। तो कृषि से संबंधित नाबार्ड है एक संस्था, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। नाबार्ड में ए का पूर्ण रूप एग्रीकल्चर होता है, ये आप भी जानते होंगे नाबार्ड का फुल फॉर्म। अब जो फैक्ट है इसे ध्यान दीजिएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की अनुशंसा पर किया गया था। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ये कृषि क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। नाबार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये आपका केवी शाह जी हैं, जो चिंताला साहब का जगह लिए हैं। इसके अलावा एक आपका सेबी के बारे में भी जानकारी रखना है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में है, स्थापना 1988 में होता है ना। शेयर बाजार वगैरह की देखरेख करती है। इसके अलावा नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया एक योजना है जिसका नाम है ई शक्ति योजना, जो स्वयं सहायता समूह, जो लेडीज लोग जो होते हैं ना, स्वयं सहायता समूह आपने देखे होंगे, गाँव घर में लिखा रहता है, लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, काली स्वयं सहायता समूह, है ना। तो इस स्वयं सहायता समूह को डिजिटल करने के लिए नाबार्ड के द्वारा एक योजना चलाया गया है जिसका नाम है ई शक्ति योजना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में ममलूक राजवंश के संस्थापक कौन थे? देखिए ममलूक राजवंश को ही गुलाम राजवंश भी कहा जाता है, जो सल्तनत की प्रथम वंश था, तो इनके शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, ठीक है। ममलूक वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है, यह सल्तनत पर प्रथम वंश था जिनकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम होती है इसमें न तो हाई लेवल की क्वेश्चन आते हैं और न बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये मीडियम वाले क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में क्या है, कुछ क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत लो लेवल के होते हैं और कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं, मिक्सअप टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हम अधिकांश क्वेश्चन जो है आपके मीडियम लेवल के होते हैं। इसीलिए जो है बच्चा जिनको आता होता है वो भी कंफ्यूज है। आपके एक बार एग्जाम में बिहार के ही एक एग्जाम में पूछ दिया गया है ना कि प्रधानमंत्री किसके प्रति जिम्मेवार है। मंत्री परिषद तो सभी जानते हैं लेकिन प्रधानमंत्री पूछ दिया, बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो गए। है तो कुछ नहीं लेकिन समझने की फेरी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके राज्य सरकार के एग्जाम में काफी आते हैं, जैसे आज ही आपने यूपी पेट का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, है ना। तो इसी प्रकार से आप जो है पढ़ना है आपको। तो ये नहीं समझिएगा कि क्वेश्चन जो है आप कहाँ, ये जो है छोटा क्वेश्चन हमको बता रहे हैं, है ना। तो भारत में ममलूक राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे ही गुलाम वंश कहते हैं, 1206 ईस्वी में किया गया था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। इससे मिलता जुलता शब्द एक आप रखेंगे तो कलंदर बाबर को कहा जाता है, ये भी दानशीलता की भावना रखते थे, है ना। तो दोनों को एक साथ याद रखेंगे, कलंदर बाबर को और लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना। कुतुबुद्दीन की ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो घोड़ा से गिरकर जब चौगान खेल रहे थे तभी इनकी मृत्यु हो
हो गई थी। कुतुब मीनार की नींव कौन रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही रखा था, लेकिन बनाने से पहले ही ऊपर चले गए, इसीलिए पूर्ण कार्य जो करवाया कुतुब मीनार के निर्माण कार्य का, यानी पूर्णतः जो करवाया, यानी पूर्ण करवाए, तो ये आपका इनका दामाद इल्तुतमिश ने करवाया। अब ये दामाद किसके हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी और गुलाम भी। पहले जो गुलाम हुआ करता था, ज्यादातर जो है दामाद हो जाते थे शासकों के, ताकि जो है उनसे दो फायदा हुआ करता था कि उनके जो है देख रेख भी करते थे उनके साम्राज्य की, और साथ में उनकी जो है प्रोटेक्शन भी होती थी उनके बच्चे वगैरह को, है ना। इसके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक में गुलाम और दामाद इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी दल का गठन किया था। इसके अलावा सल्तनत पे दो प्रकार की मुद्राएं भी चलाई थी। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश की बात हो रही है। एक मुद्रा का नाम जीतल था और एक का नाम टका था, ठीक है। जीतल तांबा का बना था, जो इस बार के एमटीएस में पूछा गया था, और जो टका है ये चांदी का बना था। बांग्लादेश की मुद्रा का अभी भी नाम जो है आपका क्या है भैया? तो टका है। टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो रुपया को टका भी बोल देते हैं। इसके अलावा सल्तनत पर प्रथम महिला शासिका कौन थे? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, बता दिया था। गुलाम वंश के एक शासक हुए बलबन, है ना। ये बलबन क्या भाई गुल खिलाए? तो ये नवरोज त्योहार जो पारसी धर्म का त्योहार है, पारसियों का त्योहार है, इनकी शुरुआत करवाई। साथ ही साथ सिजदा और पैबोस की प्रथा भी लागू करवाया था। बलबन ने राजा की शक्ति को बढ़ा दिया था। ये भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम एसएससी में आए थे कि बलबन ने राजा की शक्ति, आपके चार ऑप्शन थे राजा को रिलेट करके, तो राजा की शक्ति को सर्वोच्च स्थान हासिल करने के लिए, मतलब दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहे थे बलबन, ठीक है भाई। इसके अलावा बराक नदी की प्रमुख बराक नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदियों में से एक है? देखिए बराक नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जो आपका मेजर ट्रिब्यूटरीज है आपका ब्रह्मपुत्र का बराक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आपका मानसरोवर क्या होती है जो तिब्बत में है, और तिब्बत में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम में माजुली द्वीप जो है आपका स्थित है, जो दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप आपका जो है नदी के ऊपर है माजुली। साथ ही साथ माजुली फेस्टिवल भी मनाया जाता है आपका असम में ही मनाया जाता है, तो दोनों एक के साथ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपका जैसे ही ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है चूंकि तिब्बत से निकलती है और इंडिया भूभाग में भी बहती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के समीप जैसे ही इंटर करती है इंडिया के अंदर, तो इसका नाम देहांग हो जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य सहायक नदियों में सुबनसिरी हो जाती है, मानस हो जाती है, लोहित, कलोंग, तीस्ता, ये सब जो है आपके ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से हैं। एक है अभी आपने बराक नदी देखा, अब ये देखिए बराकर नदी। ये बराकर नदी है, ये बराकर नदी दामोदर की प्रमुख सहायक नदियों में से है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ये दो राज्यों के जो है संयुक्त परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था और ये भारत की प्रथम नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। इसके अलावा भारत में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, महानदी, हाँ सही है, सोन, महानंदा, कर्मनासा, ये सब जो है आपके कोसी नहीं लिखा के कोसी भी लिख लीजिएगा, कोसी, ठीक है। ये कोसी भी हो जाएगा, बिहार की पढ़ रहे हैं तो कोसी को नहीं छोड़ना है, तो ये सभी जो है आपके गंगा के प्रमुख सहायक नदियों में से आ जाएगा। इसके अलावा यमुना की सहायक नदी देख लेते हैं तो चंबल, बेतवा, केन, सिंध, सेंगर, टोंस, ये सब जो है यमुना के प्रमुख सहायक नदियों में से हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आईपीएल 2023 में सबसे अधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो ये आपका शुभमन गिल के द्वारा 3 शतक लगाए गए थे आईपीएल 2023 के अंदर। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप शुभमन गिल को दिया गया है। ऑरेंज कैप जो है जो हाईएस्ट रन बनाते हैं पूरे मैच में मिला करके, जब मैच समाप्त होती है तो आपको देखा जाता है, तो ये शुभमन गिल को सबसे अधिक रन बनाने के लिए, तथा पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दिया गया। और मजे की बात है कि ये दोनों जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद शमी और शुभमन गिल, ये आपके जो है रनर अप टीम के हैं, यानी जीटी के हैं, गुजरात टाइटंस के हैं। गुजरात टाइटंस 2023 आईपीएल के रनर अप हैं और विजेता कौन है? सीएसके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स हैं महेंद्र सिंह धोनी के अगुवाई में। इसके अलावा आईपीएल 2023 में सर्वाधिक महंगा खिलाड़ी सैम करन था, ये किंग्स 11 पंजाब के ऑलराउंडर थे, ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इसके अलावा आईपीएल का पहला यूनिकॉर्न टीम चेन्नई सुपर किंग्स को घोषित किया गया, बहुत ही अमीरी है भाई। इसके अलावा WPL 2023 ये महिलाओं का आईपीएल समझ लीजिए, तो इनके विजेता पहली बार ही
ही हुआ है ये मैच, तो ये आपका मुंबई इंडियंस है और उप विजेता दिल्ली कैपिटल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ये छोटी सी जानकारी IPL WPL के बारे में, मैं धीरे धीरे आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा जितना कराना चाहिए मुझे, है ना। तो बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, रोजाना क्लास अटेंड करना है और PDF अगर आप बाय कर लेते हैं तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता में हवन कुंड कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये आपका कालीबंगा से, कालीबंगा से आपके हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, हवन कुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये आपका कालीबंगा से। देखिए कालीबंगा का कई दफ़ा रेलवे ने डायरेक्ट अर्थ पूछ लिया है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। ठीक है, काले रंग की चूड़ी अर्थ होता है आपका कालीबंगा, चूड़ी तो सभी समझते होंगे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगर की बात करेंगे तो कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के अंदर है ना। ये यहाँ पर और क्या क्या मिला है? तो आपका जो है जूते हुए खेत मिला है, इसके अलावा ईंट निर्मित चबूतरा मिला है। ये सब जो है आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल नगर कौन से है? मोहनजोदारो, है ना। मोहनजोदारो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशाल नगर है। सिंधु नदी के किनारे स्थित था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदारो में स्थित विशाल स्नानागार संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी। इसके अलावा स्नानागार ने अन्नागार, माफ कीजिएगा। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी नगर कौन से? आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। पश्चिमी नगर की बात करेंगे तो सुरकोतदा, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। दक्षिणी नगर दैमाबाद है, ये महाराष्ट्र में है। और उत्तरी नगर मांडा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जो है मतलब छोर है, आप नाम से जान सकते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पतन नगर मतलब आपका जो पोर्ट वाला जो नगर हुआ करता था, तो ये लोथल इंडिया में और सुरकोतदा पाकिस्तान में। ये लोथल गुजरात में है जो भोगवा नदी के किनारे है, और भोगवा जो है साबरमती की सहायक नदी है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में SSC ने पूछा है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो कृषि एवं पशुपालन, ये जो है लोगों के प्रमुख व्यवसायों में हुआ करता था। अगर आपसे कोई पूछे कि कपास की खेती सर्वप्रथम किसने किया था, जहां तक आजकल की इतिहास में जानकारी है, तो आप लोग बताइएगा कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग ने ही सबसे पहले कपास की खेती किया था। कपास काली मिट्टी की फसल है, कॉटन, है ना। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो बहुत चित्रात्मक है, जो अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है, कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों में से कोई जब बड़ा विद्वान बनेगा तो पढ़ेगा इसको। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2021 के लिए? ठीक है, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो ये वहीदा रहमान को दिया गया है। वहीदा रहमान एक महिला है ना, एक्ट्रेस, है ना, और ये 8वीं महिला बनी है जिन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्राप्त किया है। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये इंडिया में फिल्म जगत में सबसे बड़ी पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1969 में हुआ था। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पास्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 2020 के लिए यह आशा पारेख को दिया गया था, यानी 52वां होगा। 51वां 2019 के लिए रजनीकांत साहब को, 2018 में आपका अमिताभ बच्चन को, 2017 में विनोद खन्ना को। तो ये 4-5 कैरेक्टर जरूर याद रखिएगा। नंबर के हिसाब से 53वां वहीदा रहमान हो जाएगा, तो 52वां आशा पारेख हो जाएगा, 51वां रजनीकांत हो जाएगा, 50वां अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। क्योंकि आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये 53वां, 51वां, 52वां जरूर लगा के पूछेगा और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, इनको सीधे वहीदा रहमान याद रहेगा। अगर आपने 51वां पूछ दिया तो आपको जो है 2019 वाला मारना है, रजनीकांत साहब को मारना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है भैया। ठीक है, इसके अलावा प्रसिद्ध सुगौली की संधि नेपाल कब संपन्न हुआ था? जो सुगौली की संधि है वो कब हुआ था आपसे पूछ रहा है, तो 1816 में हुआ था। अब जो भी संधियां हैं जो आपके एग्जाम में आता है उनको फिर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। पुरंदर की संधि एक होती है 1665 में, शिवाजी और जयसिंह के बीच में होता है। ठीक है, सालाबाई की संधि होती है 1782 में, मराठा और अंग्रेज के बीच में होता है। और इसी संधि के तहत जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो सालाबाई की संधि के तहत। एक इलाहाबाद की संधि है, जब आप जानते हैं कि बक्सर का युद्ध 1764 में, है ना, हमारी त्रिकुटी सेना जब अंग्रेज से हार गए थे तो हमें जो है इसके मुआवजा स्वरूप जो है इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी 1765 में। और इस संधि में रॉबर्ट क्लाइव और उस समय के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। वसीन की संधि 1802 में होती है मराठा और अंग्रेजों के बीच। बाजीराव सेकेंड उस समय मराठा का पेशवा हुआ करता था। ये भी क्वेश्चन आपके अलग से पूछे जा चुके हैं।
पंचशील समझौता कब होती है? 1954 में होती है, भारत और चाइना के बीच में होती है पंचशील समझौता। इसके अलावा शिमला समझौता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने बिहार की एग्जाम देना है। मैंने भी कई बार जब बिहार की एग्जाम दिया, एक आध बार तो मैंने भी अटेंड किया इस क्वेश्चन को। शिमला समझौता ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और जो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ है इसके बाद में ये समझौता हुआ है आपका 1971 में बांग्लादेश बना है, और इसके बाद जो है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में जो है शिमला समझौता 1972 में हुआ है। इंदिरा गांधी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंडिया की, और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है उस समय राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। दोस्तों सर्दी पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा परेशान दिख रहा हूं। इसके अलावा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित विवादों को निर्धारण से संबंधित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? मान लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की अड़चन उत्पन्न हो गया तो किस आर्टिकल में जो है इनके निपटारा का विधान दिया गया है? तो आर्टिकल 71 में दिया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव है इसमें जो विवाद उत्पन्न होती है तो इस विवाद की निपटारा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाएगा। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट में ऐसे फैसला लेकर के हम जाते हैं तो ये जो है गरिमा के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक हैं तो इनकी सुनवाई भी सर्वोच्च संस्थान में होनी चाहिए। ठीक है भाई। इसके अलावा राष्ट्रपति होगा भारत में एक आर्टिकल 52 कहता है, और उपराष्ट्रपति होंगे भारत में ये आर्टिकल 63 कहता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52 से 61 एक भी आर्टिकल खाली नहीं है, और इसके लिए मैंने एक कोड बताया था पकानी कोका द्वियोदशम। एक एक वर्ड के अपनी अपनी मीनिंग है, मैंने कई बार एक्सप्लेन कर चुका है मौखिक रूप से, है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, संघ में कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी फैक्ट है कि राष्ट्रपति क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी तीनों सेना है जल थल और वायु, उनके प्रमुख होते हैं। इसके अलावा केंद्र स्तर पे यानी संघ की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, हालांकि नाम मात्र के होते हैं। मैंने बताया भी था कि अगर आपको कभी पूछे कि राज्य देश में या फिर संघ में या फिर केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का उपभोग या फिर पावर का यूज कौन करते हैं तो प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन जो संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, अगर साधारण वे में आपसे पूछ रहा है तो राष्ट्रपति आंसर करके आइएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 64 के थ्रू ये बात भी ध्यान रखना। इसके अलावा राष्ट्रपति में के चुनाव जो है इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ विधानसभा जो होते हैं राज्य के अंदर उसके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे तो निर्वाचित हो चाहे तो मनोनीत हो। दोनों बात ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है, ये आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान है, कोई कदाचार सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 72 में इस प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध कराए गए हैं। अनुच्छेद 79 जो है ये संसद से संबंधित है। देखिए सांसद कहिएगा तो एगो आदमी हो जाएगा, लेकिन संसद कहेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों सम्मिलित रूप से हम संसद कहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 लोकसभा है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, अनुच्छेद 76 में महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ये सभी आप अनुच्छेद जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी टॉपिक बेस्ड वीडियो है उसको एक प्लेलिस्ट पे मैंने रख दिया हूं, टॉपिक बेस्ड वीडियो करके। ये कभी भी पुराना नहीं होंगे, चाहे आप इंडिया के किसी में कोने में एग्जाम दे, जो जहां पे जीके जीएस पूछे जाते हैं, टॉपिक बेस्ड वीडियो जरूर कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि करता है यानी CRR में वृद्धि करता है तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो लोन आसानी से उपलब्ध होने की स्थिति कमजोर होगी। जो लोन आपको एक बार बैंक मैनेजर के कहने से मिल जाता था, अब हो सकता है कि 10 बार कहना पड़े, क्योंकि तरलता में जो है कमी आ जाएगी, बैंक के पास नोट कम हो जाएगा और लोन देने में थोड़ा आनाकानी कर देंगे, यानी उपलब्धता में कठिनाई आएगी। ठीक है। CRR अगर रिजर्व बैंक बढ़ा देता है, कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि कमर्शियल बैंक का कुछ अंश जो तय कौन करता है, RBI ही यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तय करता है। ये राशि RBI के पास जमा रखना होता है, इसे ही कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो जितना ज्यादा जमा करेगा उतना ज्यादा तरलता कम होगा और लोन देने में कमी आएगी। बात आई होप समझ रहे हैं आप। इसके अलावा RBI की स्थापना थोड़ी सी RBI के मैं पहले ही बता दिया हूं, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, और इनमें कमी ज्यादा करने
करने से क्या प्रभाव पड़ता है ना। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि आपने कब बताया, तो 57 वाला क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा बच्चे, अगर आपके पास टाइम है तो। एक बार आपने 57 वीडियो देख लिया तो मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम में आप 50 से 60% क्वेश्चन इजी वे में कर पाएंगे, अगर आपने एक एक बात सुन लिया तो, है ना। इसके अलावा ये सब बोनस है, अगर ये सीरीज वगैरह आप पढ़ते हैं तो एग्जाम में जो है रैंक वाला मार्क आएंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना जो होती है ये हिल्टन यंग आयोग के आधार पे हुआ था, ये कमेटी, है ना। ये आपका 1935 में किया गया था, जो 1949 में राष्ट्रीयकृत किए गए थे। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक तथा अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। एक लाइन में कई सारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं, जरूर ध्यान से सुने। इसके अलावा आरबीआई जो है भारत में माइक्रो फाइनेंस बैंक या कंपनी को रेगुलेट करता है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी है आरबीआई, है ना। जैसे आपने कई सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक देखा होगा जो सूक्ष्म लोन मुहैया कराते हैं कम आय वाले परिवारों को। इसके अलावा संविधान निर्माण के समय कुल कितने भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, तो 14 भाषाओं को। वर्तमान में कितना है, 14 + 8 यानी 22 है। तो ये 8 कहां से आए, तो ये संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है इन्हें भी अष्टम सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, और ये 15वीं भाषा बना था इंडिया का जिसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बाद में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, इन तीनों को एक साथ संवैधानिक दर्जा दिया गया, और अंतिम बार जो आपका संवैधानिक दर्जा भाषा को दिया गया है ये मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी, इन चारों को एक ही साथ दिया गया है। तो 4 3 7 है, एगो सिंधी, तो 8 हुआ, 14 को पहले से। तो वर्तमान में 22 गो भाषा जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। भारतीय निर्माण के संविधान निर्माण के समय कुल 8 अनुसूची था, है ना, 395 आर्टिकल तथा 22 भाग था। लेकिन वर्तमान में संविधान के अंदर 450 से अधिक आर्टिकल हो गए हैं, 12 अनुसूची हो गए हैं, 4 अनुसूची बढ़ गए हैं, और 22 ही भाग है, लेकिन 3 एडिशनल भाग बढ़ गए हैं। इसलिए टोटल भागों की संख्या जो है कुल मिला के 25 हो गया है। ये कैसे हो गया है, अगर आपसे आज भी पूछे एग्जाम में कि संविधान में कितने भाग हैं तो 22 ही आंसर मारना है। लेकिन अगर विस्तारिता के अनुसार या फिर कुल कितने भागों में विभक्त हैं, इस प्रकार के लैंग्वेज एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, तो फिर 25 आंसर दीजिएगा। जैसे 4 से 4 का ए बना जब मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया, 9 से 9 का ए बना जब आपका नगर पालिका वाला व्यवधान को रखा गया, और 9 से 9 का बी बना जब सहकारी समिति वाली बात को रखी गई। तो इस प्रकार से 3 बढ़ गए और 22 3 25 हो गए, ठीक है। इसके अलावा भारत की संविधान दुनिया में सबसे बड़ी लिखित संविधान है, ये सभी जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में लिखने का काम जो है प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा किया गया था, क्योंकि इनके राइटिंग काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, अभी अभी मैंने बात कर ही लिया था एक्स्ट्रा फैक्ट के अनुसार, तो सीधे आगे चलते हैं। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेंगे, तो संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति कौन कौन से की पोस्ट वाले होल्डर को जो है नियुक्त करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी, भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग इसकी नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। यूपीएससी के सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्ष वित्त आयोग, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल तथा सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कुछ एक बात है जो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में 35 वर्ष न्यूनतम है, और मैक्सिमम उम्र सीमा नहीं है। आप 89 साल के भी हैं तो भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके अलावा रश्मिरथी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, देखिए रश्मिरथी जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया जो है ग्रंथ है, इन्हें ध्यान रखें, है ना। बिहार के एग्जाम में आपको जो हम 10 क्लास या 9 क्लास में हिंदी के कहानी कविता पढ़ते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं राइटर के नाम, ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यास महिला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की है। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कामसूत्र हीरानंद बादशाहन अज्ञे, है ना, इनका है। तो इन्हें भी जरूर ध्यान रखें, है ना। इनके अलावा रामपुरवा बैल जिसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित था पहले, ठीक है, कहां से खोजा गया फिर कहां से स्थित था, ठीक है। तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जो यूपी से सटा हुआ जिला है, यहीं से रामपुरवा बैल को जो है लेकर के राष्ट्रपति भवन में स्थापित किया गया है। रामपुरवा बैल वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस मेरे ख्याल में 2022 में पूछा था, ठीक है, एमटीएस 2022 वाला में पूछा था रामपुरवा बैल को कहाँ रखा गया है।
है ना। और वो दिन हमारे ख्याल से 19 जुलाई का दिन था, ठीक है भाई, देख लीजिएगा, कोई भी बात में हवा में नहीं करता। इसके अलावा रामपुरवा बैल स्तंभ अशोक के 7 पशु स्तंभों में से एक है, जिसकी खोज 1876 में की गई थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, तो इसे भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा आम बजट से रेल बजट मर्ज हो जाने के बाद सर्वप्रथम किस वित्तीय वर्ष में मिश्रित बजट को पेश किया गया, यानी इधर वाला कॉमन वाला बजट प्लस रेलवे वाला बजट, इन दोनों को मिली जुली स्वरूप को जो है आपको कब पेश किया गया, किस वित्तीय वर्ष में, तो 2017-18। अगर सिंगल ईस्वी पूछेगा तो 2017 बताइएगा। लेकिन इस प्रकार की दोनों को मर्ज करने के लिए जो कमेटी बैठाई गई या फिर जो मंजूरी मिली थी, ये 2016 में ही मिल गई थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है भाई। तो अगर आपसे पूछता है कि रेल में आम बजट रेल बजट की जो है मतलब विलय होने की अनुमति कब प्रदान की गई, तो 2016 में। लेकिन प्रथम बार कंबाइंड बजट कब पेश किया गया हाल फिलहाल में, तो 2017 में। दोनों बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए 1924 से पहले भी जो है आम बजट और रेल बजट एक में पेश होता था, लेकिन 1924 में एक बर्थ कमेटी के अनुसार रेल बजट को अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो क्या 2017 में कंबाइंड रूप से बजट पेश हुआ, लेकिन इस प्रकार की जो विलय करने की मंजूरी है 2016 में ही दे दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट की चर्चा है। हालांकि बजट शब्द का मेंशन जो है हमारे संविधान में कहीं नहीं है, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की जो है मेंशन किया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट जो है सन्मुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। वहीं पर गणतंत्र भारत यानी 1950 की जो बजट है ये किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। और सबसे अधिक बार बजट जो है भारत में 10 बार मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है। इसके अलावा बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ठंडी तथा सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? देखिए बिहार में जो गया जिला है, गया देखिए बिहार की जो आपका बनावट है कुछ इस प्रकार से है ना, कुछ इस प्रकार से है। तो गया जिला आपका यहाँ पे है, तो गया जिला जो है इसमें सबसे अधिक जो है आपका ठंडी भी पड़ता है और सबसे अधिक गर्मी भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गया राइट आंसर हो जाएगा। बिहार स्थित गया जिला गंगा के दक्षिणी जिला है, यानी बिहार को अगर आप बांटेंगे गंगा के अनुसार तो 2 भागों में बांटते हैं, है ना, गंगा के उत्तरी मैदान और गंगा के दक्षिणी मैदान। तो गंगा के उत्तरी मैदान ये साइड में आ जाएंगे आपका मधुबनी, है ना, इसके अलावा सीतामढ़ी, ये सब जो है आपके उत्तर साइड में, इधर गया, कैमूर, भभुआ, ये सब आ जाएंगे आपके दक्षिणी साइड में। तो गया आपके दक्षिण में पड़ती है, ठीक है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज है, एकदम छोर पे है, यहाँ पे है ना, नक्शा में आपको जो है एकदम यहाँ पे सबसे पूर्व में है ना, ईस्टर्न मोस्ट जिला आपका किशनगंज हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में आते हैं। उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार की जिला को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जिला आपकी सटती है। और आपके जब भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में से कौन से जिला जो है नहीं टच करता है बिहार का, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से टच करते हैं। तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर, तो ये सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट जो है आपके उत्तर प्रदेश के टच में हैं, जो बिहार के हैं। इसके अलावा बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? बिहार की नोट कोई भी एक भी ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं है जहां पे आपको मुद्रा नहीं पूछा जाता है, चाहे किसी भी देश की, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन को अभी अभी जो है G20 में सदस्यता दिया गया है। तो मेरे ख्याल से अफ्रीकन देश की ही आपकी मुद्रा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बोत्सवाना की मुद्रा जो है ये पुला है। बरुंडी की मुद्रा बरुंडी फ्रैंक है। मिस्र की मुद्रा जो है इजिप्टी पौंड है। देखिए पौंड अपने आप में जो है इंग्लैंड वगैरह की मुद्रा है, लेकिन यहाँ पे इजिप्ट लगा दिया, मतलब मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं, तो यहाँ की भी मुद्रा पौंड ही है। युगांडा की मुद्रा सीलिंग है। मोरक्को की मुद्रा दिरहम है ना। यूएई का मुद्रा भी दिरहम है, जो इसी बार के एसएससी CGL 3 में पूछा गया था, जो एग्जाम कैंसिल हो गया उसी दिन, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, तो ये सब मुद्रा जरूर अच्छे से कवर करें। इसके अलावा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? नहीं, यहाँ पे मैं ईस्वी बताना, ईस्वी, ठीक है, ईस्वी। तो ईस्वी आपका जो है 1767 से 1769, ठीक है, 1767 से 1769 ईस्वी तक जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका चला था। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसकी गवर्नर भी बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देनी है। इसके अलावा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी। तो ये जो है मद्रास की संधि
है ना, इसमें कौन पराजित हुए थे? तो अंग्रेज पराजित हुए थे किससे? हैदर अली से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंग्रेज किससे पराजित हुए थे? हैदर अली से। हैदर अली थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है आपका 1780 से 1784, है ना। इसके में जो कौन सी संधि हुई थी? तो बेंगलोर की संधि। ये सब एक एक बात आपकी जानकारी के है ना। आपसे एग्जामिनर खोद खोद के क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि, तो आपको जवाब देना है भाई, ठीक है। इसके अलावा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1790 में 1790 से 1792 में हुआ था, और इस समय जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो आपका ईस्वी था 1799, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। एक क्वेश्चन अलग से पूछ लिया गया था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, तो डायरेक्ट आपका आंसर जो हो जाएगा ये चतुर्थ आपका जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। हाँ, कहाँ थे? चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, इसका ये बताना है। अच्छा, ये जो प्रश्न आपका यहाँ पे छपा है, मैं इसी वाला छापना चाहता, लेकिन यहाँ पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अगर आपसे कोई पूछे कि भाई गवर्नर जनरल कौन है, तो हालांकि ये इतना फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जब छप गया तो लिख लीजिएगा लॉर्ड बेरेलस्ट। इसका नाम है लॉर्ड तो लिखो मत, बेरेलस्ट, है ना, बेरेलस्ट, इस प्रकार से इनका नाम है, ठीक है। और द्वितीय वाला में अगर आपसे पूछेगा मान लीजिए तो वारेन हैंगस्टस बोलिएगा, वारेन हैंगस्टस, है ना, वारेन हैंगिस्टस। ये जो है आपके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर थे इंडिया के। तो पहला और दूसरा दोनों याद रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पूछता है, पहला नहीं पूछता है क्योंकि इतना फेमस गवर्नर था नहीं। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में है। इरडाई का मुख्यालय भी हैदराबाद में। इरडाई की स्थापना भी आपसे पूछते हैं, 1999 में हुआ था, और ये बीमा क्षेत्र में काम करते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चार मीनार ये हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार के निर्माणकर्ता का नाम आपसे पूछता है, कुली कुतुब शाह है। कौन है? कुली कुतुब शाह, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कुतुब मीनार से इसका नाम मिल रहा है ना, कुली कुतुब शाह का। कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आदमी का नाम है, और कुतुब मीनार जो है जगह मतलब इमारत का नाम है। इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में ही स्थित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ये हैदराबाद में ही स्थित है, हैदराबाद। राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में है। ये क्वेश्चन पिछले साल एसएससी ने कम से कम 10 टाइम पूछा होगा। इसके अलावा हैदराबाद में सलारगंज संग्रहालय है, पहले रेलवे पूछता था, बिहार वगैरह में आ सकता है। हुसैन सागर झील भी हैदराबाद में है। बिरला मंदिर ये भी हैदराबाद में है। मक्का मस्जिद, है ना, मक्का मस्जिद खाली मक्के मदीना में नहीं है, यहाँ भी है हैदराबाद में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। एक हजरत बल मस्जिद है, ये जम्मू में है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसके अलावा विश्व में सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो जो सैफरॉन केसर है, ये सबसे ज्यादा उत्पादन आपका ईरान में होता है। भारत में केसर का उत्पादन में एक छत्र राज्य जो है जम्मू कश्मीर का है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और जो केसर, जो भारतीय केसर है, इसे जीआई टैग भी दिया गया है। इसके अलावा केरल को मसाले का बगीचा कहा जाता है। केरल को जो है भारत में मसाला राज्य की संज्ञा दी गई है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में वर्तमान समय में सबसे अधिक लोहा का खनन उड़ीसा में होती है, बादाम पहाड़ी में, और सबसे अधिक तांबा का खनन मध्य प्रदेश में होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के मलाज खंड जो है ये तांबा के लिए प्रचलित है, और राजस्थान की खेतरी जो है ये भी तांबा के लिए प्रचलित है, तो दोनों बात ध्यान रखना है। इसके अलावा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? जो बिहार राज्य पर्यटन विकास होती है उसकी टैगलाइन क्या होती है? टैगलाइन मतलब एक रहता है ना अपना, जैसे एसबीआई वगैरह बैंक के नीचे जो लिखा रहता है, पंजाब नेशनल बैंक के नीचे जो लिखा रहता है, टैगलाइन जो होती है अपनी अपनी, है ना। तो बिहार राज्य पर्यटन विकास का ब्लिसफुल बिहार है, ठीक है। इसके अलावा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होती है? तो 1960 ईस्वी में होती है। बिहार में होम रूल लीग का भी संचालन किया गया था, किसके द्वारा? मजहरुल हक के द्वारा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए होम रूल लीग जो है भारत में मेनली एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा चलाया गया था, लेकिन अगर आपसे पार्टिकुलर बिहार होम रूल लीग के बारे में पूछता है तो मजरूल हक बताइएगा। बिहार में पटना घाट पर एमवी गंगा जो एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है का उद्घाटन हाल फिलहाल में ही किया गया है तेजस्विनी के द्वारा। क्या नाम है भाई? तेजस्विनी, है ना, जो लालू साहब के लड़के हैं उनके द्वारा किया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इनको ही जो है अनुमति दिया था इनको फिर से स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम सिल्वर पदक किसने प्राप्त किया था व्यक्तिगत रूप से? तो ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर पदक व्यक्तिगत रूप से राजवर्धन सिंह राठौर 2004 एथेंस ओलंपिक में जो है प्राप्त किए थे, ठीक है, ये शूटिंग के अंदर। इसके अलावा
केडी जाधव भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे 1952 में। हेलेंसिकी जो फिनलैंड में है, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से प्रथम पदक किसने जीता? केडी जाधव। कब? 1952 में। कहाँ हुआ था ये ओलंपिक? हेलेंसिकी में। कौन से पदक? ब्रॉन्ज मेडल। किस खेल में? कुश्ती में। लेकिन अगर आपसे सिल्वर मेडल की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो राजवर्धन सिंह राठौड़। कहाँ पे? 2004 में एथेंस ओलंपिक में, है ना। किस खेल में? निशानेबाजी में। भारत में व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में गोल्ड किसने जीता था? तो ये आपका जीता था अभिनव बिंद्रा साहब, शूटिंग के अंदर बीजिंग ओलंपिक 2008 में 10 मीटर वाले में। भारत में व्यक्तिगत रूप से प्रथम पदक जीतने वाली महिला की बात करेंगे तो कर्णो मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी ओलंपिक, है ना, वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक। तो ये सब व्यक्तिगत रूप से जो है ओलंपिक में पदक दिलाए भारत को। यहाँ पे तीनों पदक की बात, साथ ही साथ महिला की भी बात हो गई है, ध्यान रखेंगे। 2020 में ओलंपिक में भारत को जो है 7 पदक मिले थे, है ना, 1, 2 और 4, है ना। इसके अलावा 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये आपका पेरिस में होना है। करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेगी। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुआ था और भारत जो है 1900 वाली ओलंपिक यानी सेकेंड ओलंपिक जो पेरिस में कराए गए थे वहीं से भाग लेना स्टार्ट किया है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न जो है हमारा, ईएमआई में शब्द ई का अर्थ क्या है? ईएमआई में शब्द ई का अर्थ क्या है? जैसे आपने ईएमआई पे फ्रिज, मोबाइल ये सब लोग खरीदते हैं ना, ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है कि भाई आप जो है एक ही बार पैसा मत दो, इंस्टॉलमेंट में देना कि हर महीना इतना इतना देना। ईएमआई एक फिक्स कर देते हैं। तो इसमें एम का फुल फॉर्म जो है इक्वेटेड है। 100 में से 90 आदमी को शायद मेरे हिसाब से ये चीज पता नहीं होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या भी पूछा जा सकता है। आपको पहले से तैयार रखना है भाई, है ना। ईएमआई के फुल फॉर्म में एम का मतलब इक्वेटेड है। ईएमआई के फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म आपकी एग्जाम में आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आईएफएससी का फुल फॉर्म आता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इस बार के एसएससी के एग्जाम में आपको क्रेडिट कार्ड क्या होता है ये पूछा था कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपने देखा होगा, डेबिट कार्ड लगभग सभी के पास होते हैं। जो एटीएम आप इस्तेमाल करते हैं, जहां से पैसा निकालते हो, जनरली डेबिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? कोई भी चीज आप जो है पहले खरीद लेते हो, बाद में आप पैसा चुकाते हो। कुछ दिन की छूट होती है, बिना ब्याज आपको देता है, यानी अग्रिम आपको जो है खर्च करने के लिए पैसा उपलब्ध करवाता है। आपका क्या, कोई भी सामान बिना पैसा आपके अकाउंट में नहीं भी है फिर भी आप खरीद सकते हो, ये है क्रेडिट कार्ड मोटे मोटे में। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन साहब। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग साहब है। इसके अलावा हरित क्रांति से क्या हुआ भाई? खाद्यान्नों की पैदावार या उत्पादन में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति सर्वप्रथम भारत में कब आया? 1967 में। कहां पे आया था? पंजाब में आया था। इसमें उन्नत किस्म के बीज अगर आपसे पूछा जाता है, जनरली क्वेश्चन यहां से ऐसे ही बनते हैं कि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था या फिर हरित क्रांति के बारे में कौन सी कथन गलत या सही है। तो हरित क्रांति में क्या हुआ कि उन्नत किस्म के बीज और खाद, पानी वगैरह, पानी तो उन्नत किस्म के होते ही नहीं, जो है उन्नत किस्म के बीज, खाद इत्यादि का जो है प्रयोग करके खाद्यान्नों के पैदावार में वृद्धि करना, यही लक्ष्य है हरित क्रांति का। और ये बहुत ज्यादा सफल रहा, खास करके गेहूं पे सबसे ज्यादा सफल रहा। ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय प्रणाली में शीर्ष पर कौन होता है? देखिए आप जानते हैं कि इंडिया में मैक्सिमम जगह पे जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय है ना, त्रिस्तरीय। तो इस त्रिस्तरीय में क्या होता है? एक आपका ग्राम पंचायत होता है, एक आपका पंचायत समिति होता है और एक आपका जिला परिषद होता है। तो ये स्पष्ट रूप से आपको जानकारी होना चाहिए कि सबसे ऊपर जिला परिषद होगा, है ना, क्योंकि एक गाँव के लिहाज से अगर आप हेड क्वार्टर देखेंगे तो आपका जिला ही होता है। ठीक है। तो जिला परिषद आपका जो है शीर्ष पे है ना। दूसरे स्थान पे आपका कौन आएगा, है ना, जो आपका ब्लॉक स्तर पे है पंचायत समिति, और सबसे ग्राउंड लेवल पे कौन आएगा? तो आपका ग्राम पंचायत आएगा। ठीक है। तो ये आपका जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती के लिए कौन से कमेटी ने सिफारिश किया था? तो आपको आंसर देना है बलवंत राय मेहता समिति ने। इसके अलावा पंचायत पे कई सारी समिति है, अशोक मेहता समिति है, सादिक अली समिति है, सिंघवी समिति है, ये सभी पंचायत पे ही संबंधित समिति है। लेकिन अगर आपसे पार्टिकुलर पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत के लिए व्यवस्था के लिए सिफारिश, तो बलवंती होगा। इसके अलावा भारत में पंचायती व्यवस्था की शुरुआत कब होती है? 1959 में राजस्थान के नागौर से होती है। जवाहरलाल नेहरू इसमें अहम रोल निभाए थे। इसके अलावा पंचायत व्यवस्था को भारतीय संविधान के भाग 9 में तथा अनुसूची 11 में रखा गया है। दोनों बात स्पष्ट ध्यान रखेंगे, भाग और अनुसूची अलग अलग होते हैं मेरे भाई। इसके अलावा अनुसूची 11 में पंचायत से संबंधित 29 मदों या विषय या फिर सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। आर्टिकल 40 की बात करेंगे तो ये पंचायती राज गठन से संबंधित है और 243 भी पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन 243 ग्रुप ऑफ
आर्टिकल्स है, तो इसमें पंचायती राज, नगर पालिका और आपका जो है सहकारी समिति, तीनों की बात की गई है। इसके अलावा भारतीय इतिहास में योजना अवकाश का काल किस अवधि को कहा जाता है? तो 1966 से 1969 के काल को योजना अवकाश का काल कहा जाता है। योजना अवकाश के दौरान कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक होती है? 1951 से 56, और ये हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित हुआ करता था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही भारी उद्योग पर बल दिया गया था और 3 बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाई गई, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। ये दुर्गापुर जो है ये ब्रिटिश सरकार की मदद से पश्चिम बंगाल में लगाए गए थे, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में लगाए गए थे, और भिलाई जो है तत्कालीन मध्य प्रदेश रसिया के सहयोग से लगाए गए थे, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत बांग्लादेश युद्ध 1971 में हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? जैसा कि आप जानते हैं कि देश में 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। बिहार की जनसंख्या घनत्व 2011 में देश में सबसे अधिक जनघनत्व है, तो ये बात मैंने पहले बता दिया। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है, मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनघनत्व दिल्ली की है, तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। ओवरऑल इंडिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली की ही है ना। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला ले तो भाई दिल्ली में हजारों में है जनसंख्या घनत्व, है ना। इसके अलावा बिहार की दशकीय वृद्धि कितनी रही थी? 25.4%, और समग्र देश की दशकीय वृद्धि कितनी रही थी? 17.64%। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बिहार की साक्षरता जो आंकी गई 61.8% है ना, जो साक्षरता के क्रम में सबसे निचले पायदान पे है। सबसे कम साक्षर राज्य बिहार ही था 2011 की जनगणना के अनुसार। अब अगला डाटा आएगा तो आई होप कुछ अच्छा हो जाए। लिंगानुपात 918 था बिहार का, ठीक है भाई। इसके अलावा वर्ष 2023 में किन 2 स्थानों को यूनेस्को में शामिल किया गया? देखिए क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपकी एग्जाम के लिहाज से। तो होयसल मंदिर और शांति निकेतन, इन दोनों स्थानों को जो है यूनेस्को में जगह दिया गया है 2023 में, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि होयसल मंदिर के अंतर्गत कितने मंदिरों समूह को शामिल किया गया है, तो आपको 3 मंदिर समूह को बताना है। इनका नाम है बेलूर, हेलीवीड और सोमनाथपुरा। ये तीनों सब जगह के मंदिर जो है होयसल मंदिर ही कहलाते हैं, इनको शामिल किया गया है। और शांति निकेतन जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बसाए गए थे, इनके जो है दोनों को शामिल किया गया है। शांति निकेतन का क्रम 41वां दिया गया है, वहीं पे जो होयसल के मंदिर है इसका क्रम 42वां दिया गया है यूनेस्को के अंदर। आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत के 42 साइट जो है यूनेस्को में शामिल है, और इससे पहले 2021 में धौलावीरा 39वां और धौलावीरा 40वां और रंगप्पा मंदिर 39वां को शामिल किया गया था, ठीक है। तो 39वां, 40वां, 41वां और 42वां स्पष्ट रूप से जरूर याद रखेंगे। यहाँ से भी आपसे क्रम से नाम से पूछा जा सकता है, क्योंकि SSC मेरे ख्याल से HCM का एग्जाम था, वो जो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होता है ना, तो उसके एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के 39वां यूनेस्को में शामिल धरोहर कौन से हैं, तो वहां पे रंगप्पा मंदिर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे है? पेरिस में है। स्थापना की बात करेंगे तो 1945 के अंदर हुआ था। इसके अलावा मैंने बता ही दिया कि होयसल के अंदर ये 3 मंदिर बेलूर, हेलीवीड और सोमनाथपुरा का मंदिर को शामिल किया गया है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 17 को कब ब्रिटिश राज में मिलाया गया था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए पूछा जाता है इसका। तो 1848 में भारत में प्रथम रेल की शुरुआत डलहौजी ने 1853 में करा था, तो ये बात ध्यान रखना है। डलहौजी ने राजहरप नीति के तहत संबलपुर जो उड़ीसा में है 1849 में हड़पा था, झांसी जो उत्तर प्रदेश में 1853 में, नागपुर जो महाराष्ट्र में 1854 में ब्रिटिश राज में मिलाया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है गवर्नर से। एक तो वर्नाक्युलर एक्ट आता है जो मैंने कल बताया था। सती प्रथा को अंत किस गवर्नर ने किया था, ये भी आपसे पूछता है। तो सती प्रथा का अंत जो है ये विलियम बेंटिक के समय 1829 में किया गया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला प्रश्न है म्यांमार के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ममी आना इसका जो है मैंने आपका कोड बता दिया है। यह म्यांमार के साथ जो है भारतीय सीमा जो टच करती है। म्यांमार भारत के पूर्वी दिशा में स्थित एक देश है। प्राचीन काल में म्यांमार भी भारतीय भूभाग का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार यानी बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, आंसर भी, कि भाई बर्मा कब अलग हुआ था, किस अधिनियम के थ्रू अलग हुआ था। इसके अलावा बर्मा की मुद्रा क्या है ये पूछा जाता है, क्यात है। और राजधानी सबसे ज्यादा पूछा जाता है नेपिडा। नेपिता भी लिखता है इसे, नेपिडा भी लिखता है, नेपिता भी लिखता है, ठीक है। तो जैसा आपने इस प्रकार के जो भी लिखा रहेगा आपको आंसर देना है। बर्मा की आधिकारिक भाषा क्या है भाई? बर्मी है। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइड से चलेंगे अफगानिस्तान, फिर हमारा पाकिस्तान, फिर हम उत्तरवारी साइड में आ जाएंगे नेपाल, भूटान
भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन, ये सब जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। वहीं श्रीलंका, मालदीव वगैरह जो है भारत के साथ जलीय सीमा रेखा बनाती है। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री से सम्मानित सुभद्रा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए सुभद्रा देवी बिहार के रहने वाली है और ये कला के सेक्टर में जो है पद्मश्री 2023 प्राप्त की है बिहार के लिए। ठीक है, सुभद्रा देवी पेपरमेसी कला के लिए जो है पद्मश्री प्राप्त की है इस बार की, और ये मधुबनी जिला के पंडोल अंतर्गत जो है इसका गांव है। ठीक है, सुभद्रा देवी का, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सलेम गांव है, सुभद्रा देवी का जो गांव है उनका नाम सलेम है। इसके अलावा सलेमपुरा, इसके अलावा बिहार के आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, आप सभी जानते होंगे, इनके बहुत बड़े हस्ती हैं, तो इनको भी पद्मश्री दिया गया। इनके अलावा इनके ऊपर पिक्चर भी बन चुका है सुपर 30, है ना। इसके अलावा वर्ष 2023 के लिए कुल 106 पद्म अवार्ड बांटे गए थे, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री दिया गया था, तो इनके आंकड़े भी जरूर याद रखें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 में जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट आए थे, ये कौन थे? तो अब्दुल फतह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति या इजिप्ट के राष्ट्रपति थे, तो इस बार का चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। तिलैया तथा कोनार बांध किस नदी के सहायक नदी पर बनाया गया है? तो ये दामोदर नदी के सहायक नदी पे तिलैया और कोनार बांध को जो है बनाया गया है। ये तिलैया बांध जो है ये झारखंड में बराकर नदी पर बनाया गया है, और बराकर नदी के बारे में इसी वीडियो सीरीज में मैंने आपको पहले बताया है क्वेश्चन के दरमियान, तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कोनार बांध का निर्माण जो है ये कोनार नदी पर किया गया है। छोटा नागपुर की पठार भारत में रूर कहलाता है, तो इसे भी ध्यान आपको रखना है। छोटा नागपुर के पठार को भारत में रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है खनिज संपदा से परिपूर्ण पठार है। इसके अलावा बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बता ही दिया था, और भारत की सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना है, ये भी बता ही दिया था। प्रमुख कृषि संबंधित त्योहार रोहिणी किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में कृषि से संबंधित जो है फेस्टिवल है रोहिणी। इसके अलावा झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो 2000 में अलग हुआ था। ये बिहार का दक्षिणी हिस्सा था जो अलग एक राज्य बनाया गया, जहाँ पे अभी हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री हैं। इनके अलावा झारखंड के अन्य प्रमुख त्योहारों में सरहुल आता है, जनजातीय त्योहार है, कर्मा है, छऊ है, टूसू है, भगता है, ये सभी के सभी आपके झारखंड के प्रमुख त्योहारों में आ जाएंगे। ठीक है, अभी टूसू भी पूछा गया था। इसके अलावा झारखंड के झरिया जो है ये कोयला के लिए, सिंहभूम जो है लोहा के लिए, कोडरमा जो है अभ्रक के लिए, जादूगोरा जो है यूरेनियम के लिए प्रचलित है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा बिहार के किस जिले में स्वर्ण भंडार होने की बात हाल में ही उजागर की गई है ना? तो ये आपका जुमई में जो है स्वर्ण भंडार होने की अनुमान लगाई गई है। बिहार के पूर्णिया जिले में सबसे अधिक जूट की खेती होती है। जूट आप समझ रहे हैं ना, पटसन वगैरह जूट, और सबसे ज़्यादा जो इंडिया में जूट की खेती होती है ये आपका कहाँ पे होती है? पश्चिम बंगाल में। और जूट को क्या कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? तो 4 ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं। आपके सामने है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। अब ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अवकारक क्या होते हैं, इसके बारे में पहले ही बता दिया हूं, लेकिन आज फिर से समझाऊंगा जो बच्चे नए हैं। इसका उपयोग जो है ना पोटेशियम परमैंगनेट का, ये दवाई वगैरह बनाने में किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है, जरा थोड़ा समझ लीजिएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होती है कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का जो है जुड़ाव होता है और हाइड्रोजन का हटाव होता है, ये होता है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर इलेक्ट्रॉन की त्याग और ग्रहण करने के लिहाज से डेफिनेशन को याद करेंगे तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा। अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है और ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के लिहाज से याद करेंगे तो अवकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। और यही ऑक्सीकरण अभिक्रिया और यही अवकरण अभिक्रिया जब साथ में किसी ऐसी अभिक्रिया में कि दोनों घटना हो रही है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ये भी 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में पूछा गया। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भूरा शैवाल को क्या कहा जाता है? देखिए शैवाल भी कई प्रकार के होते हैं, भूरा, लाल, हरा, है ना। तो भूरा शैवाल को फियोफाइटा कहते हैं, लाल शैवाल को रोडोफाइटा कहते हैं। शैवाल जो है थैलोफाइटा समूह में आती है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। कवक और शैवाल के बीच जो है कैसा संबंध है? तो सहजीविता का संबंध है ना। सहजीविता संघ को लाइकेन कहते हैं। एक सेकंड, कवक और शैवाल के सहजीविता से क्या बनते हैं? लाइकेन। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लाइकेन में क्या होती है? लैंगिक प्रजनन होती
होती है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि लाइकेन के लैंगिक प्रजनन में कौन भाग लेते हैं, क्योंकि लाइकेन जो है कवक और शैवाल की दोनों के मिली जुली रूप है, तो ये भाई कवक घटक ही भाग लेते हैं, इसमें शैवाल घटक भाग नहीं लेते हैं लैंगिक प्रजनन में जो लाइकेन से होती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, बात को स्पष्ट करके समझ लेंगे, काम आएगी। किस रंग की प्रकीर्णन सर्वाधिक होती है, तो आप बताएंगे बैंगनी रंग की। ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो जैसे ही आपने सूरज के प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो ये प्रकाश के 7 रंगों में बंट जाते हैं। सबसे ऊपर रेड होता है, सबसे नीचे वायलेट होता है। तो जो वायलेट होती है, जो जितने नीचे रहेंगे उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी कम होगी और ये उनकी प्रकीर्णन उतनी ज्यादा होगी। इससे क्या समझ में आया कि तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन एक दूसरे में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम होगा। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो बैंगनी की प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाएगी क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है ना। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया प्रिज्म बना के प्रकाश को गुजार के 7 रंगों में उतार के, तो इसी प्रकार से ये चीज लिखा हुआ है, बाद बाकी और सब ठीक है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है क्योंकि सबसे टॉप पे जो है आता है। इसके अलावा टिस्को की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? देखिए टिस्को की स्थापना, ये टाटा जो आज देख रहे हो, पहले टिस्को है ना, तो टिस्को की स्थापना जो है 1907 में हुआ था। टिस्को का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। ठीक है, इसकी स्थापना 1907 में हुआ था जमशेदपुर में, है ना। सेल की स्थापना पूछा जाता है 1973 में हुआ था। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का बदला हुआ स्वरूप है एसबीआई, जो वर्तमान में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के बिहार एसएससी दरोगा पुलिस के ऊपर जो है पहला प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और पीडीएफ के लिए फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया, और फिर से मोबाइल नंबर बता रहा हूँ 93 है ना 72693225। इस नंबर पे जो है आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है पीडीएफ संबंधित जानकारी के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।